नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या तमाशा हुआ। मतलब जो चीज संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, संसद की मोहर लग चुकी है, उस पर भी फिर से ड्रामेबाजी चालू हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में वहां पर विधानसभा के इलेक्शन का फैसला लिया गया। अभी समय नहीं था, अभी इंतजार करना चाहिए था, अभी इन लोगों के दिमाग ठिकाने लगने देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर के जिस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में वहां चुनाव कराने का फैसला किया है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाकी देश इन नतीजों को भुगते या ना भुगते, पर ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, जो शांति प्रिय है और जो विकास चाहती है और जो देश के साथ मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो जिनकी समझ में चीजें आ नहीं रही हैं, आती नहीं हैं आसानी से। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त भी हैं, जो अलगाववादियों को भी बढ़ावा देते रही हैं, जो आतंकवाद की घटनाओं पर और जो मासूमों का खून बहाता रहा है, उस पर भी आपराधिक चुप्पी साधते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो ये लोग शांति से कैसे रहेंगे और कैसे सदन के भीतर भी शांति से बैठेंगे। इनको तो अपना एजेंडा चलाना ही है, और किसके इशारों पर चला रहे हैं ये भी किसी से कोई दबा छिपा नहीं है। तो जो कुछ पिछले 2-3 दिन में हुआ है, 2 दिन में खास तौर से सदन के भीतर जो कुछ हुआ है, ये तो एक शुरुआत भर है। जिस तरह का बिहेव आपके राशिद इंजीनियर के भाई ने किया है, जिस तरह का बिहेव वहाँ कांग्रेस पार्टी का भी देखने को मिल रहा है, और जैसे उमर अब्दुल्ला रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू में कुछ कह रहे थे, बाद में इनका रंग देख करके वो कुछ और राग अलाप रहे हैं। और जिस तरीके से 370 के खिलाफ और 35A के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की एक साजिश की गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये है कि इन साजिशों को परवान चढ़ने देगी मोदी सरकार या नहीं चढ़ने देगी। वैसे तो सबको पता है कि वहां के सदन में आप 370 या 35A के खिलाफ कुछ भी प्रस्ताव पारित करते रहिए, उसका कोई संवैधानिक उसकी प्रासंगिकता है नहीं। बिल्कुल। जो भी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है या पार्लियामेंट ने लिया है, वो उसी का महत्व है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां के बारे में फैसले कर सकती है। सबको पता है कि इस समय वो एक अर्ध राज्य है, केंद्र के अधीन राज्य है। और हम केवल जम्मू कश्मीर की बात क्या करें अंजू जी, हम तो यहाँ दिल्ली में देख चुके, जहां हम और आप बैठे हुए हैं। दिल्ली में भी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और यहाँ की विधानसभा और यहाँ की कुल जो व्यवस्था है वो केंद्र के अधीन ही काम करती है ना। बिल्कुल। लेकिन जब इनको गालियां निकालनी होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को कोसना होता है, तो इनको पता है कि विधानसभा में उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। वहां कुछ भी कहेंगे, कुछ भी दहाड़ेंगे, कुछ भी कोसेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, कभी कभी तो बेशर्मी के साथ आधे दिन का बुला लेते हैं, हम्म। और वहां खड़े होकर के तमाम तरह की बातें वो करते हैं। और इसी तरीके से अब हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र के अधीन राज्य है, जी। पूर्ण राज्य का दर्जा भी उसको नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह की हरकतें वहां होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये चिंताजनक तो है ही। सर, लेकिन आप ये देखिए कि जब चुनाव जीत कर आए थे, भारतीय संविधान की शपथ पहली बार ग्रहण की उमर अब्दुल्ला ने, फिर उनके सुर बदले कि ये तो हम अगर कह दें कि आर्टिकल 370 को हम बहाल कर सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है, ये तो ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, केंद्र का मुद्दा है, तब ये बोला था। और फिर ये प्रस्ताव लेकर आ गए। सर, ये क्या मजबूरी हो सकती, क्या जो वादे करके आए थे
जाहिर सी बात है, पाकिस्तान परस्त तो ये है ही, पाकिस्तान के गुणगान करते थे और लोगों को बेवकूफ भी बनाया इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये सारे ऐलान करके। तो जिस तरीके से आतंकवादी वारदातें वहां बढ़ी हैं, क्या उससे ये अब्दुल्ला डर गए हैं, इसलिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज आए कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं? कई तरह की ताकतें हैं और खुद इनका अतीत भी बहुत डरावना है, भयभीत करने वाला है। और ये केजरीवाल को भी मात देते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने में। फारूक अब्दुल्ला के बयानों के ही आप उतार चढ़ाव देख लीजिए, अंतर विरोध देख लीजिए। कभी वो कहते हैं कि चीन से भी बात करनी चाहिए कश्मीर को लेकर के, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में क्या परेशानी है। अभी जैसे ही ये आतंकवाद की वारदातें शुरू हुई उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के बाद, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और मोदी सरकार को कभी भी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। अरे भाई, खौफ करो ना, जिस खुदा की तुम बात करते हो उससे खौफ खाओ। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, ना उम्र का लिहाज है, ना अनुभव का लिहाज है, ना अपने बयानों की ही कोई कदर है। कभी कहते हो कि चीन से बात करो, कभी कहते हो पाकिस्तान से बात करो, कभी कहते हो कि नहीं करनी चाहिए। और मोदी सरकार को भी आप कहते हैं कि आप तब तक बात मत करिए जब तक ये सीमा पार का आतंकवाद खत्म ना हो जाए। फिर उमर अब्दुल्ला नतीजे आने के बाद क्या कह रहे थे कि 370 जो है वो उसका कोई अब एग्जिस्टेंस नहीं है और उस पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। ये तभी अ, वापस आ सकती है जब अ, ऐसी सरकार केंद्र में हो जो इसको वापस लाने का जज्बा रखती हो या विचार रखती हो। तो और अब ये हरकतें, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेशर ग्रुप इस समय वहां पर हैं, राशिद इंजीनियर वाला है, पीडीपी है और कुछ दूसरे तत्व हैं और खुद ये भी, मतलब सबका एक नेक्सस है एक्चुअल में, मिली जुली जिसको कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती है कि कहेंगे कुछ, स्टैंड कुछ लेते हुए दिखाई देंगे और करेंगे कुछ। और किसको खुश करना चाह रहे हैं? अब आप देखिए कि नतीजे क्या आए हैं। आप अगर घाटी के नतीजे देखें तो वहां से पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, कुछ कुछ पीडीपी को, राशिद इंजीनियर की पार्टी को, इनको वहां की सीटें मिली हैं। नीचे आप जम्मू में आ जाएंगे तो पूरी तरीके से जो हिंदू आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। तो वहां पूरी तरीके से जम्मू का इलाका और घाटी का इलाका बिल्कुल बटे हुए हैं। तो मैं तो कई बार कहता रहा हूं कि भाई, एक कदम आपने उठा लिया है लद्दाख को अलग करके, केंद्र के अधीन करके, एक स्टेप और उठाओ ना। ये घाटी को अलग कर दो और जम्मू को अलग राज्य कर दो। इनके टंटे खत्म हो जाएंगे, इनके झगड़े खत्म हो जाएंगे, इनकी बदतमीजी खत्म हो जाएगी। जैसे ही जम्मू अलग स्टेट बनेगा तो वैसे ही ये जो घाटी के जितने भी ये उपद्रवी हैं, ये अलग विचारधारा के लोग हैं, और वहां पर राज्य विधानसभा में मत रखो, उसको केंद्र के अधीन रख दो। ये सीमा से लगते हुए जितने भी इस तरह के उत्पाती क्षेत्र हैं, उत्पाती पार्टियां हैं, इनका इलाज यही है, इनको ताकतें मत दो, इनको लोकतंत्र के नाम पर रिप्रेजेंटेशन का मौका ही मत दो, इनको पूरी तरीके से अलग थलग कर दो, इनके दिमाग ठिकाने कर दो। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं इस समय, बहुत सारे सीमाई क्षेत्र हैं। मणिपुर का इलाका है, वहाँ केंद्र के अधीन कर दो उसको। आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा इलाका है, उसको आप केंद्र के अधीन कर दो। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर का ये पूरा इलाका, जिनके दिमाग ज़्यादा ख़राब हैं और जो अ, हर समय इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, अलगाववादियों को मजबूत करते हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, भारतीय संघ को भी परेशानी में डालते हैं, और जो
5 अगस्त 2019 के बाद से अंजू जी आप देखिए कितना काम जम्मू कश्मीर में हुआ है, कितना जी। काम हुआ है। एकदम वहाँ की सूरत बदल गई है और लोगों ने भी ये कहना शुरू किया है कि हाँ, वाक़ई जो केंद्र से भेजा जा रहा है वो हमको मिला है, वो डिलीवर हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर आप देख लीजिए, जो इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर बने हैं उनको देख लीजिए, पत्थरबाज रातों-रात खत्म हो गए। अलगाववादी पता नहीं कहाँ घुसे हुए थे और जो पाकिस्तान परस्त थे वो भी दुम दबाए बैठे थे। अब जैसे ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद फिर इनके सुर जो हैं वो वैसे ही, यानी एक बार फिर जो एक अमन कायम हो रहा था, घुसपैठ में कमी आई थी, फॉरेन फंडिंग में कमी आई थी, पत्थरबाज गायब हुए थे, ये लोग फिर साजिशन उसी रास्ते पर, उसी पटरी पर, उन्हीं खतरनाक दिनों की तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर के जाना चाहते हैं। इनको रोकना होगा, इनको यहीं दबाना होगा। सर, जो कुछ मार पिटाई हुई, मतलब ये लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखी गई। वो जो लाल रंग का संविधान लेकर घूमते हैं सर, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल देंगे, आज वो कहाँ है? उन्हीं की पार्टी के नेता, उसी इंडी गठबंधन के लोग ये सब तमाशा कर रहे थे। और किसे खुश कर रहे थे? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी हुई है कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया, सरकार भी बन गई। उन्हीं को खुश कर रहे हैं ना सर। क्या मैसेज जाएगा इन तस्वीरों का? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से लंबी-लंबी कतारें लगी हम्म, और करीब-करीब औसतन 55 से 60% के आसपास टर्नआउट हुआ और विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए टर्नआउट जो है वो लगभग इतना ही रहा है। जबकि जो पहले लोकसभा चुनाव में कहाँ 10-15 प्रतिशत तक मतदान हो पाता था, उसी में सांसद चुन लिए जाते थे। राज्य विधानसभाओं के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मतदान होता था, लेकिन इतना तो कभी नहीं होता था जितना हुआ। तो ये सब चीज़ें जो जम्मू कश्मीर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल करते रहे हैं, दुष्प्रचार करते रहे हैं, मानव अधिकारों की बात करते रहे, मौलिक अधिकारों की बात करते रहे और सेना जो है अपने बूटों के तले जो है उनको कुचलती रही है, इस तरह के दुष्प्रचार करते रहे। उनको जवाब दिया, जवाब किसने दिया? जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया और दोनों ही क्षेत्रों की जनता ने दिया। जम्मू संभाग में भी जितनी सीटें आती हैं और घाटी में भी जितनी आती हैं। तो इन लोगों को सबको मिर्ची लगी हुई हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही सब तत्व हैं जो इन लोगों को उकसा करके पीछे से हाथ लगा करके इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। और जो एक एलिमेंट है, उसका तो एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा रहा है। जो 3 साढ़े 3 जिले हम कहते हैं दक्षिण कश्मीर के, हम्म, वहाँ तो जो कट्टरपन है वो है, तो वो आसानी से बाज नहीं आएँगे और उन्हीं के प्रेशर में और अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो रची जाती रही हैं भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में, उन सब के कारण भी ये सब गतिविधियां अभी भी हमें दिखाई पड़ रही हैं, सदन के भीतर भी दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए कैसे टैकल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो वही कहूँगा कि अभी थोड़ा-सा और समय बीतना चाहिए था, कम से कम 5 साल और वहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए थे। तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आती और तब जाकर के वहाँ पर आप चुनाव कराते। अभी भी एक और मुझे लगता है कि गलती केंद्र के स्तर पर हो रही है। अ, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके हम्म, एलजी के पास भेजा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाए और एलजी ने भी 24 घंटे के भीतर उस पर सिग्नेचर करके केंद्र सरकार को उसको भेज दिया। एलजी जो है वो कभी भी बिना केंद्र के इशारे के इस साइन नहीं। इतनी जल्दबाजी में साइन करके नहीं भेजते। तो मुझे लगता है कि एक और गलती अगर केंद्र सरकार ने कर दी तो ये बहुत बड़ी चूक होगी। जितनी जल्दबाजी में वहाँ पर विधानसभा को बहाल किया गया है, चुनी हुई सरकार के हाथ में बागडोर सौंपी गई है, अगर उतनी ही तेजी पूर्ण राज्य का दर्जा
बहाल करने में भी दिखाई गई, तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वहाँ पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद आतंकवादी घटनाओं में इज़ाफ़ा हुआ, बाहरी लोगों को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, आर्मी के कई कैंप्स को टारगेट किया गया। तो फारूक अब्दुल्ला ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि इन आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए, ज़िंदा पकड़ना चाहिए ताकि नेटवर्क पता चले, और फिर ये भी जोड़ दिया था कि क्या पता कोई एजेंसी उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हो। क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या किसी को पता नहीं कि क्या नेटवर्क है आतंकवादियों का, पाकिस्तान से आते हैं, या फिर वो एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, नहीं, एक्चुअल में क्या है कि फारूक अब्दुल्ला जैसों को या तो चुप करके बैठना चाहिए, और चुप करके बैठना आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और नहीं तो भैया राजनीति से संन्यास लो, राजनीति तुम्हारे बस की बात है नहीं। वहीं चले जाओ जहां 1990 के दशक में आप स्कूटी पे सड़कों पर दिखाई देते थे मुख्यमंत्री होते हुए भी, और यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और लाखों हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इनका तो इतिहास बहुत ही शर्मनाक है, और इनका वर्तमान भी शर्मनाक है। अरे भाई, केंद्र सरकार चीजों से निपट रही है, वहां पर कितने आतंकवादियों का खात्मा किया गया है, कितने वहां के इनके सो कॉल्ड कमांडर जो है निपटाए गए हैं, और कितना पाकिस्तान और दूसरी ताकतों की जो साजिशें थी उनको नेस्तनाबूद किया गया है। घाटी को एक तरीके से आतंकवाद मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़े स्टेप लिए हैं मोदी सरकार ने, और आप फिर उसी तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। बल्कि मैं बचकानी हरकतें भी नहीं कहूंगा, ये साजिशपूर्ण बातें कर रहे हैं कि साहब आतंकवादियों को मारो मत, पकड़ लो उनको, हम्म। ताकि ये पता लग जाए कि उनके पीछे कौन है। आपको पता नहीं है कि उनके पीछे कौन है? आपको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। फिर आपकी राजनीति क्या है और आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? सबको पता है कि उनके पीछे कौन है, कौन उनको भेज रहा है, और कौन शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, कौन फिर से जम्मू कश्मीर में फिर वही काले दिन लौटाने की साजिशें रच रहा है। तो अगर आपको इतना भी पता नहीं है, तो फिर आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, या अपना मुंह बंद करके बैठना चाहिए। आपका बेटा वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है, तो आप ऐश करो। ऐश ही करने के लिए आप लोग बार-बार सत्ता में आते हो, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हो और बयानबाजी करते हो। तो इनका दोगलापन अनेक बार एक्सपोज हो चुका है। ये क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब कम से कम देश की जनता तो इनके दोगलेपन और दो मुँहेपन को से अच्छी तरीके से परिचित है अंजू जी। अब तो ये है कि जो हो गया है वो हो गया है। सरकार चुन कर के आ गई है। उमर अब्दुल्ला देर सवेर अभी एक कर्टसी कॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आएंगे। उनको हिंदी में समझाया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर भी, गृह मंत्री के स्तर पर भी, कि अगर वहाँ विधानसभा बहाल की गई है, राज्य सरकार बहाल की गई है, अगर आप वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो राष्ट्रीय हित हैं उनको सर्वोच्च स्थान पर रख करके ही सरकार को गवर्न करिए, वरना यहाँ से फैसला लेने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और अभी अगर केंद्र सरकार के दिमाग में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई चल रही है सोच, उसको स्थगित कर देना चाहिए। सर, मुझे तो लगता है इस घटनाक्रम को देखने के बाद वो जो साइन करके फाइल एलजी साहब ने केंद्र सरकार को भेजी भी है, उस पर ब्रेक लग ही गया होगा, क्योंकि हालात तो देख लिए कि धड़ाधड़ पहले पूर्ण राज्य के बाद दर्जे की बात हुई, ऊपर से आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर ये पास हो गया, जबकि वो जानते हैं कि ये असंभव है, नामुमकिन है। पर सर, जिस तरह की हरकतें इन्होंने वहां पर की, आपको याद नहीं कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कितनी लंबी लंबी तहरीरें इनकी तरफ से दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी कि बहाल किया जाए। जब सब कुछ इन्होंने खुद दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया संविधान के दायरे में, उसके बाद ये तमाशा तो मतलब बिल्कुल जानबूझकर, जिसे कहते हैं अराजकता फैलाने वाला ही है ना, और तो कुछ मकसद नहीं है। केवल अराजकता की बात नहीं है,
बात है कि असंवैधानिक हरकत कर रहे हैं हुँ, और जानबूझ करके कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उसकी लंबी सुनवाई की कि 370 और 35A हटाया जाना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, और संविधान पीठ ने कहा कि पूरी तरीके से संवैधानिक था। ये भी कहा कि ये टेम्परेरी एक आर्टिकल था जो इम्पोज किया गया था और इतने लंबे समय तक इसको बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं था। हुँ, मोदी सरकार ने जो भी किया है पूरी तरह संवैधानिक है। इन्होंने एक और बवाल किया था ना, कांग्रेस ने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी ने भी, इन्होंने कहा था कि साहब गलत तरीके से हटाया गया। हुँ, उस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था। इनका कहना था कि वहां राज चुनी हुई विधानसभा होनी चाहिए थी, विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था, जो कभी होने ही वाला नहीं था। तो चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन था, तो राष्ट्रपति शासन में ये सब किया गया, गलत तरीके से कर दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये ऑब्जर्वेशन था और निर्णय था कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, प्रोसीजरी भी पूरी बिल्कुल सही तरीके से ये फैसला किया गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुका है कि 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही सही। है, तो ये कौन होते हैं विधानसभा में इस पर बवाल करने वाले, या उस फैसले को चुनौती देने वाले, या 370 और 35A को बहाल करने के लिए या वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाले, ये कौन होते हैं? तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। एक तरफ आप भारत के संविधान के अनुसार शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप सदन में असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट केस बनता है इस सरकार को चलता करने का, बर्खास्त कर देने का। ये अब केंद्र के ऊपर है कि वो इनको चलता करते हैं, बर्खास्त करते हैं या बने रहने देना चाहते सर, इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकता है क्या? हैं। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर सुबह मोटो लेता नहीं है। वहां पर कोई पीआईएल दाखिल करे या केंद्र जाए या कोई भी जाए, केंद्र तो खैर क्यों जाएगा, केंद्र को तो एक्शन अगर लेना होगा तो वो सीधे लेगा। पर अभी केंद्र ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं। और जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का, 2014 से अब तक तो हमने देखा है, एकमात्र उत्तराखंड राज्य था जब हरीश रावत वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार को जब बर्खास्त किया गया था, वो भी उनके अंदर से बगावत हुई थी, एमएलए उनसे रुष्ट थे, तब वो बर्खास्त की गई थी। वरना कभी कोई दूसरा दृष्टांत मेरी याद में नहीं है कि मोदी सरकार ने किसी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज किया हो या बर्खास्त किया हो या 356 का उपयोग किया हो। दुरुपयोग तो खैर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता इनकी सरकार में, जैसा इंदिरा गांधी के समय होता था। 82 बार हुँ, कांग्रेस की अलग अलग सरकारों ने 356 का दुरुपयोग किया है, चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की है। अकेले इंदिरा गांधी ने करीब 52 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था, लेकिन मोदी सरकार ने तो एक बार भी नहीं किया है। और अगर उनको यही सब करना होता तो फिर विधानसभा बहाल क्यों होती, राष्ट्रपति शासन लिफ्ट क्यों किया जाता, चुनी हुई सरकार को जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने का मौका क्यों दिया जाता। तो इनको शर्म आनी चाहिए। आपको वहाँ जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने किया है, 2019 से लेकर के 2024 तक, उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। केंद्र वहाँ पर पैसा भी देने को तैयार है, वहाँ की खुशहाली के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ की जनता को राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में लाने के लिए हर तरह के काम करने को तैयार है। लेकिन आप फिर वही टुच्ची और छिचोरी राजनीति की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। सर, और ये टुच्ची और छिछोरी राजनीति महँगी भी पड़ सकती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत परफेक्ट केस बनता है जो असंवैधानिक हरकतें की गई हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, एक परफेक्ट केस बनता है कि इस सरकार को चलता किया जाए। अब गेंद तो एक तरह से सर केंद्र सरकार के पाले में है, देखते हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले से डील करते हैं, क्योंकि एक अच्छा संदेश नहीं गया है और वो जो लेफ्ट लिबरल जमात का जो इकोसिस्टम है, वो इसको किस तरह से भुनाएगा, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका इकोसिस्टम काम करेगा, उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको तो एक मुद्दा चाहिए
कि देखिए मार पिटाई हो गई सदन के अंदर, तो उसी को ही वो भुनाने लग जाएंगे। तो उसको भी केंद्र सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करना जरूरी बनता है इस वक्त केंद्र सरकार के लिए। सर, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार।